अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। दीदे मून, इसको लिखा है मिसबा ने और टिकट नंबर है 31। अपनी गाड़ी पोर्च में रोकते शाजिद तेजी से अंदर की जानिब भागा ताकि मून के आने से पहले वो दीदम को अच्छी तरह से भड़का सके। लेकिन गेट के पास इसे दीदम नीचे मुंह के बल पड़ी हुई नजर आई तो उसने अपना सेल वापस अपनी जेब में डाला और बैठते हुए उसका चेहरा थपथपाने लगी। दीदम, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। दीदम, दीदे आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? ओह माय गॉड, सब कहाँ मरे हुए हैं? दीदम, दीदम। लगातार उसकी गालें थपथपाते हुए वो उसे आवाज़ें देने लगे, लेकिन दीदम के वजूद में कोई जंबिश नहीं थी। मोहम्मद खनूदगी में थी। इसी असना में मेड भी इसकी आवाज़ें सुनकर गेट ओपन कर चुकी थी। कुछ होश में हो तुम लोग या यहाँ पे सिर्फ सोने के पैसे लेते हो? क्या हुआ है दीदम को? ये कब से पड़ी है? कुछ नज़र नहीं आया तुम लोगों को? मैडम पर गुस्सा निकालते हुए इसने दीदम को अपने बाजुओं में उठाया और तकरीबन भागते हुए अंदर हॉल की जानिब बढ़ गया। इकट्ठी शाजिद की ऊंची आवाज़ें सुनते हुए शिजा समेत ज़हीन और फिर नाहीद भी बाहर आ गई। क्या हुआ है दीदम को? तुम उसे कहाँ लेकर से आ रहे हो शाजिर? दीदम को शाजिर के बाजुओं में मौजूद देखकर नाहीद लपक कर इसकी जानिब बढ़ी और इसे सोफे पर लेटाते हुए पूछी। मुझे नहीं मालूम इसे क्या हुआ, मैं तो खुद बाहर से आ रहा था तो गेट के बाहर गिरी हुई मिली मुझे। ज़बीन भी लगातार दीदम को आवाज़ें दिए जा रही थी। इसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। किसी पल ज़रा सी आंखें खोलकर वो वापस गनूदगी में जा रही थी। जल्दी से गाड़ी निकालो, तुम सुबह से आज कमरे में ही थी, पता नहीं क्या हो गया अचानक। ज़बीन इसके हाथों की मालिश करते हुए शाजिर को कहा तो वो वापस बाहर की जानिब लग पा और उसके साथ ही नाहीद और ज़बीन सहारा देकर उसे उठाने लगी जो अपना बोझ उठा ही नहीं पा रही थी। एक तो इस लड़के को सुकून नहीं है, पता नहीं इस पुरानी महबूबा के लिए वापस मोहब्बत जाग रही है या क्या तकलीफ़ है। पर इसे क्या ज़रूरत थी आकर ऐलान करने की? मरने देता इसे वहीं, मेरा रास्ता तो साफ़ हो जाता। मेरे मून पर कुंडली मारे बैठी है बेशर्म औरत। इनको गेट से जाते हुए देखकर शिजा खुद ही बड़बड़ाने लगी। असली बेशर्मी का लिबादा तो खुद ओढ़ रखा है और दीदम को बोले जा रही थी। नो नेवर, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं दीदम को छोड़ूंगा? मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए नामुमकिन है। वो मेरी बीवी है, चाहे उस वक्त हम दोनों एक ही अनजान रिश्ते में बंधे थे, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। मैं खुलकर साफ तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मालूम है तुम हर्ट हो जाओगी। मैं दीदम की मौजूदगी में उसकी मर्जी से तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी बेवफाई नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने दीदम पर भी पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। अब इसकी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और अब मैं ये काम भी पूरा करना चाहता हूँ। इसे समझाने वाले अंदाज में बताते हुए मून ने अपनी पॉकेट से सेल निकाला जो वाइब्रेट किया जा रहा था। सेल देखते ही उसकी पेशानी पर सोच शिकनें नमूदार हुई, लेकिन अभी इसने कॉल पिक नहीं की बल्कि स्लीप बटन दबाते हुए वापस इसकी जाने मुतवज्जा हो गया जो उसे कहर आलूद नज़रों से देख रही थी। मुझे मालूम है तुम बहुत गुस्सा हो, तुम्हारे इस रिएक्शन के बारे में मुझे पहले ही अंदाज़ा था, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम मुझे ज़रूर समझने की कोशिश करोगी। मुझे खुद नहीं मालूम कैसे, कब और मुझे दीदम से इतनी मोहब्बत होगी। अब मैं इसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। इसकी आंखों में मौजूद गुस्सा देखते हुए दोबारा खुद ही बोलना शुरू हो गया, लेकिन एक बार फिर से इसका सेल ब्लिंक करने लगा। पहले ज़बीन इसे कॉल कर रही थी और अब नाहीद की कॉल आ रही थी। मोहतरमा कॉल कर रही हैं तो पिक कर लो ना, लेकिन नाराज़ ना हो जाएं। इसके सेल पर बार बार कॉल आती हुई देखकर निदा से रहा ना गया तो वो तंज़िया लहजे में कहने लगी, नहीं तुम गलत समझ रही हो, दीदम तो कॉल नहीं कर रही, घर से कॉल आ रही है काफ़ी देर से। 2 मिनट रुकना, मैं कॉल बैक करके आता हूँ। क्या पता कुछ इमरजेंसी ना हो गई हो, ऐसे तो लगातार कोई कॉल्स नहीं करता। एक्सक्यूज़ मी। कुछ सोचते हुए उसे नाहीद के नंबर पर कॉल बैक की और दीदम से एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से उठ गया। निदा इसकी कशादा पुष्ट को देखते हुए गुस्से से सर झटकी और फिर वहाँ से उठकर निकलती चली गई। मुंह ने साइड पर जाते हुए नाहीद और ज़बीन दोनों को बारी बारी कॉल बैक की, लेकिन एक तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो अब कॉल पिक नहीं कर रही थी। इसने भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और लास्ट टाइम ट्राई करने के बाद सेल वापस पॉकेट में रखते हुए अपनी टेबल की जानिब बढ़ा जहाँ अब निदा की सीट खाली थी। अब ये कहाँ चली गई? निदा की खाली सीट देखते हुए उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। इसने सोचा शायद फ्रेश होने के लिए गई थी, इसलिए वहीं बैठे इसका वेट करने लगा। इसे वेट करते हुए 10 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन निदा का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार तंग आके इसने निदा को कॉल की जो आगे से पहली बेल पर ही डिस्कनेक्ट कर दी गई। उन्हें भी वापस घर की राह ली। अब वहाँ बैठकर इंतज़ार करने का भी कोई तुक नहीं बनती थी। मून वापस घर पहुंचा तो उसे सारा घर खाली वीरान सा लगा और सबसे बड़ी बात, वो रूम में पहुंचा तो उसे दीदम कहीं नज़र नहीं आई। तब उसे परेशानी ने आ घेरा। पहले घर से कॉल्स आना, इसके बाद इनकी कॉल्स ना पिक करना, अब घर में वीरानी खामोशी। वो बगैर वक्त ज़ाया किए वापस नीचे भागा तो उसे मेड हॉल से पानी का गिलास लेकर जाती हुई नजर आई जो उन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले लाया था जब दीदम के चेहरे पर छींटे पानी के डाल रहे थे। सुनो,
घर वाले सब कहाँ हैं? उसे रोकते हुए मून ने सबके बारे में इससे इस्तफसार किया। वो तो दीदा मैडम को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मेड ने नॉर्मल अंदाज में इसके सर पर बम फोड़ा। क्या? क्यों? मेरा मतलब है क्या हुआ दीदम को अचानक? कौन सा हॉस्पिटल लेकर गए हैं? अब सही मानों में इसका दिल धक धक करने लगा। जब वो गया था तो दीदम ने इसे कहा था कि वो ठीक है, हालांकि उसकी शक्ल बता रही थी कि वो ठीक नहीं है। मून ने एक ही सांस में उससे बहुत सारे सवाल पूछ डाले। मुझे नहीं मालूम कि कौन से हॉस्पिटल गए हैं। वो शादिर साहब ही उन्हें उठाकर लाए थे। बाहर गिरी हुई थी, बेहोश थी। जो कुछ उसने देखा था वही इसे मुख्तसरन बताकर वो किचन में चली गई तो मून कांपते हाथों से नाहिद को कॉल करने लगा। दीदे मून, इसको लिखा है मिसबा ने और इसकी नंबर है 32। पीछे से आवाज़ देते हुए रोका। आज मौका भी था, दस्तूर भी था, तो इसने इस गोल्डन चांस से फ़ायदा उठाना चाहा। थैंक्स गॉड आप तो घर पर हैं। मुझे बता दें दीदम को क्या हुआ है और कौन से हॉस्पिटल में ले गए हैं इसे? जब मैं गया था तो वो ठीक थी। सर कान से हटाते हुए उसने अफरा तफरी के आलम में पूछा। वो इस वक्त सेकंड में उड़कर दीदम के पास पहुंचना चाहता था। इस वक्त इसका दिल ज़ोरों से धड़कने जा रहा था और न जाने इसके जाने के बाद ऐसा क्या हुआ होगा। मुझे नहीं मालूम इसे कौन से हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन इस वक्त मुझे आपसे बात करना थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरी ज़िंदगी, मेरा रिश्ता दाव पर लगा हुआ है। आप सुन लीजिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सीने पर हाथ बांधते हुए वो ओवर कॉन्फिडेंस से उसके सामने खड़ी होगी, जैसे इससे ज़बरदस्ती बात सुनवाकर ही छोड़ेगी। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी दीदम है। मैं खुद ही पता लगवा लेता हूँ। आपकी बात सुनने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। अभी मुझे आपके रिश्ते और ज़िंदगी से कोई गर्ज नहीं। इसकी जानिब से भी नाउम्मीद होते हुए वापस बाहर जाने लगा, क्योंकि अभी वो इसकी कोई भी फजूल बात नहीं सुनना चाहता था। एक ही इसकी मतलब की बात थी जो उसने हॉस्पिटल का पूछा, लेकिन शिजा ने उसे वो नहीं बताया। क्या आप जानते हैं दीदम और शाजिर बाहर गए थे और शाजिर की गोद में ही वो वापस आई थी? मून को दीदम के लिए फिक्रमंदी होते हुए देखकर इसकी आंखों में हसद की आग भड़की। तभी बगैर सोचे दीदम पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसकी बात सुनकर मून के कदम भी खुद ब खुद रुक गए। उसने पलटकर सर्द नज़रों से उसकी जानिब देखा। क्या कहना चाहती हैं आप? वो बोला तो उसके लहजे में गुस्से का अंसर गालिब था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बीवी को कंट्रोल करें और उसे समझाएं कि शाजिर के साथ अब ताल्लुकात ख़त्म कर दे। अब वो आपकी बीवी बनी तो उसकी पुरानी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन अब शाजिर मेरा शौहर है। सो आप अपनी बीवी को समझा दीजिएगा कि इससे दूर रहे। जो घटिया बातें और सोचें इसके दिमाग में आना शुरू हुई, वो अपनी ज़बान का जहर उगलने लगी। ज़बान संभाल कर बात करें आप। मैं आपको किसी सूरत ये हक नहीं देता कि आप मेरी वाइफ पर ऐसे बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम लगाएं। अपनी हद में रहें तो अच्छा होगा, समझिए आप, वरना मुझे आपकी ज़बान में भी जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। वो भला कहाँ दीदम के बारे में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था। इसके इल्ज़ामात के जवाब में अच्छे भले सुनाते हुए वो बगैर रुके वहाँ से निकलता चला गया। क्या अजीब इंसान है। इतना अंधा यकीन भी अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या पता शक की चिंगारी पैदा हो ही गई हो। मुझे अच्छा सोचना चाहिए। मून के जाते ही वो अपने आप से बड़बड़ाने लगी और वो हाथ धोकर मून के पीछे पड़ी हुई थी कि कब वो उसे दीदम से छीनकर हासिल कर सके, लेकिन वो ये भूल गई थी कि हर कोई शाजिर नहीं होता। क्या हुआ दीदम को मामा? अब वो कैसी है? नाहिद ने उसे हॉस्पिटल का पता दिया तो वो गाड़ी उड़ाता हुआ वहाँ पहुँचा, लेकिन दीदम की वार्ड तक पहुँचते हुए इसे काफ़ी वक्त लगा। शायद कहीं कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से वहाँ एक एम्बुलेंस आ रही थी और एक जा रही थी। रोने की आवाज़ें, लोगों को अंदर बाहर दौड़ना। वो मुश्किल रास्ता बनाते हुए वहाँ पहुँचा और नाहिद से एक ही सांस में 2 सवाल कर डाले। पता नहीं क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गई। तो वो तो शुक्र है कि शाजिर को नज़र आ गई। मालूम नहीं कब से वो गेट पर बेहोश पड़ी रही। अभी टेस्ट वगैरह हुए हैं, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में से होश आ जाएगा और रिपोर्ट्स कल ही मिलेंगी। आजकल बहुत रश है और सब डॉक्टर्स भी काफ़ी मसरूफ़ हैं। उनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात ज़्यादा नहीं थे, जबकि शाजिर अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले इधर उधर घूम रहा था। मून के आने का इसने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। परेशान मत हो मामा, सब ठीक हो जाएगा। इसने कल से एक वक्त भी कुछ अच्छे से नहीं दिखाया था, इसी वजह से कमज़ोरी हो गई होगी। आप बेफिक्र होकर बैठे, मैं खुद देख कर आता हूँ। इन्हें रिलैक्स करते हुए मून दीदम को देखने की खातिर अंदर की जाने बढ़ा लगा तो शाजिर सामने आ गया। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो होश में आएगी तो हमें बता देंगे, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक शाजिर ने फजूल सी वजह बनाते हुए इसे अंदर जाने से रोकने की नाकाम कोशिश करनी चाहिए ताकि मून दीदम के पास ना जा सके। शी इज़ माई वाइफ, मैं तुमसे पूछ कर नहीं जाऊँगा अपनी बीवी के पास। हटो आगे से। जताती नज़रों से उसे देखते मून ने खुद ही इसे रास्ते से हटा दिया। आज वैसे ही इसे शाजिर पर गुस्सा था, जिससे इसने सुना था इसने दीदम को उठाया था। इसके जाते ही शाजिर अपना सा मुंह लेकर खड़ा हो गया, लेकिन इसे मून को शदीद गुस्सा आया था। आंखें बंद करते हुए इसने गहरी सांस लेते खुद को नॉर्मल किया। अगले 10 मिनट में दीदम को होश आ चुका था और उसके पास मून समेत सब मौजूद थे। शाजिर भी बेड की पायंती के पास खड़ा था।
क्या हो गया था अचानक मेरी प्रिंसेस को? मैंने कहा भी था कि हम डॉक्टर के पास खुद ही चलते हैं, मेरी बात नहीं ना सुनी। अब पता चला? मून यूसी के साथ बेड पर बैठे हुए इससे पूछने लगा। यह शायद उस वक्त शाजिर को महसूस करवाना चाहता था कि दीदम मून की है, उस पर हर तरह का हक रखता है। मेरी चंदा की तबीयत ख़राब थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? सब कितने परेशान हो गए थे। भाभी का भी बीपी हाई हो गया था, अभी वो घर वापस भेजी हैं उन्हें। ज़बीन ने दीदम का ठंडा और जर्द हाथ थामते हुए कहा, लेकिन दीदम एक भी जवाब नहीं दे पा रही थी। उसके चेहरे पर जर्द रंगत हायल थी और उसका चेहरा भी सता हुआ था। मामा कुछ नहीं हुआ, मुझे बस अचानक से चक्कर आए। मून को बाहर तक छोड़ने गई तो पता नहीं फिर क्या हुआ और कैसे हुआ। अपने सर में चलता मून का हाथ थामते हुए इसने नकाहत ज़दा आवाज़ में ज़बीन को जवाब दिया, मैं घर आ रहा था तो तुम बाहर गिरी हुई थी। मून भाई को ज़रा तुम्हारी परवाह नहीं, तुम्हें वहीं बेहोश छोड़कर पता नहीं वो कहाँ गए थे। शाजिर ने जल्दी से बकलते हुए मौके से फ़ायदा उठाना चाहा। ऐसा कुछ नहीं है मून मुझे काफ़ी टाइम से इंसिस्ट कर रहे थे डॉक्टर के पास आने के लिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने खुद जिद कर अपने शौहर को भेजा था जिस भी काम के लिए गए थे। दीदम ने बगैर लगी लिपटी से इसकी औकात वहीं दिखा दी तो वो मजीद कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा।